तो दोस्तों आज की कहानी अलीगढ़ की है और ये कहानी है साल 2016 की। दोस्तों साल 2016 में अलीगढ़ के एसएसपी की कुर्सी जब राजेश पांडे संभालते हैं और राजेश पांडे को सौंप दी जाती है तो राजेश पांडे एक मीटिंग बुला लेते हैं, जबकि उनके क्षेत्र में लगने वाले सभी थानों के थाना प्रभारी भी मीटिंग में बुलाए जाते हैं। उसके बाद एसएसपी राजेश पांडे ये ऑर्डर करते हैं कि जितनी भी अधूरी केस फाइलें हैं वो सारी की सारी केस फाइलें उनके सामने लाई जाएं। जिसके बाद होता यह है कि ढेर सारी केस फाइलें एसएसपी राजेश पांडे के सामने आती हैं और राजेश पांडे केस फाइलों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हीं केस फाइलों में एक केस फाइल थी जिला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क की। यह केस फाइल थी प्रीति अपहरण कांड की। दोस्तों ये फाइल थी 12 दिसंबर साल 2013 के मामले की। फिलहाल जब एसएसपी राजेश पांडे इस फाइल को पढ़ते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि बड़ी ही रहस्यमय फाइल थी। क्योंकि साल 2013 से लेके 16 तक इस केस में लगभग 10 थाना प्रभारी जांच कर चुके थे और 10 में से किसी को भी ना तो कोई सुराग हाथ लगा था और ना ही इस केस में वह कोई पॉइंट पकड़ पाए थे। लेकिन फिर भी एसएसपी राजेश पांडे इस फाइल को देख के दंग तो रह जाते हैं, लेकिन तुरंत वो बुला लेते हैं सीओ अमित कुमार को और सीओ अमित कुमार को बुलाने के बाद वह फाइल सौंपते हैं और स्पष्ट कहते हैं सीओ अमित कुमार से कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करिए। लिहाजा होता यह है कि सीओ अमित कुमार उस फाइल को ले लेते हैं और जब पढ़ते हैं तो सीओ अमित कुमार भी चौंक जाते हैं। तो देखते हैं कि दिसंबर 2013 से लेकर 2016 तक लगभग 10 थाना प्रभारी इस केस की जांच कर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसीलिए चौंक जाते हैं सीओ अमित कुमार भी। लेकिन दोस्तों होता यह है कि अब सीओ अमित कुमार थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे को ये फाइल सौंपते हैं, जिसके बाद दिनेश कुमार दुबे से कहते हैं कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करिए। दिनेश कुमार दुबे भी चौंक जाते हैं जब वह ये देखते हैं कि साल 2013 से लेकर 16 तक 10 थाना प्रभारी जांच कर चुके हैं और कुछ हाथ नहीं लगा। तो थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे भी चौंक जाते हैं। लेकिन दिनेश कुमार दुबे इस केस को अपनी इज्जत का सवाल समझ लेते हैं और जनाब वह इज्जत का सवाल समझते हुए इस केस की जांच के लिए एक टीम गठित करते हैं, जिसमें एसएसआई अजीत सिंह और वहीं एसआई धर्मवीर सिंह, वहीं कांस्टेबल सत्यपाल सिंह, मोहनपाल सिंह, नितिन कुमार सिंह को इस टीम में शामिल किया जाता है। लिहाजा होता यह है कि टीम पूरी तैयार करने के बाद अब थाना प्रभारी दिनेश कुमार इस फाइल को खूब ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ने के बाद जांच की शुरुआत सबसे पहले करते हैं फरीदाबाद से, क्योंकि प्रीति का अपहरण करने का आरोप जिस लड़के जयवीर पे लगा था वो जयवीर फरीदाबाद का ही रहने वाला था। लिहाजा थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे अपनी पुलिस टीम के साथ सबसे पहले फरीदाबाद जयवीर के घर पर पहुंचते हैं, जहां उसकी मां संध्या मिलती हैं और संध्या से बातचीत करते हैं। तो जयवीर की मां संध्या थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे से कहती हैं कि उनका इकलौता बेटा जयवीर ऐसा नहीं है और ना उसने किसी की लड़की का कोई अपहरण किया है। मेरा बेटा शरीफ है और सीधा साधा है, लिहाजा वो मेरा इकलौता उम्मीद का एक चिराग है। फिलहाल संध्या कहती हैं कि उन्होंने अपने बेटे जयवीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी है। जब संध्या की मां से थाना प्रभारी दिनेश कुमार बातचीत करते हैं तो दिनेश कुमार दुबे को ये लगता है कि अभी तक साल 2013 से लेके साल 2016 तक 10 थाना प्रभारी ने जो भी जांच की है और जिस एंगल पे जांच की है, दिनेश कुमार दुबे समझ जाते हैं कि दरअसल ये मामला उस एंगल का है ही नहीं जिस एंगल पे जांच पड़ताल की गई है और जो अब तक फाइलों में लिखता रहा है। लिहाजा होता यह है कि दिनेश कुमार दुबे की कुछ सही पॉइंट समझ में आ जाता है, जिसके बाद थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे वापस आ जाते हैं फरीदाबाद से अलीगढ़ अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ। आने के बाद फौरन ही प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा को बुलाते हैं और देवेंद्र शर्मा को ये बुलाते हैं 13 जनवरी साल 2016 को। 13 जनवरी साल 2016 को जब देवेंद्र शर्मा थाने में आते हैं तो दोस्तों एसपी अतुल कुमार और वहीं सीओ अमित कुमार
जब पूछताछ करते हैं देवेंद्र शर्मा से तो देवेंद्र शर्मा घबराया सा लग रहा था। उसका हाल ऐसा था जैसे यही मुजरिम हो। लिहाजा जब सीओ अमित कुमार और एसपी अतुल कुमार ये दोनों पूछताछ करते हैं कड़ाई से, तो बातों ही बातों में कह जाता है प्रीति का पिता देवेंद्र शर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं जयवीर ने ट्रेन के आगे कूद के अपनी आत्महत्या कर ली हो। तभी एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव और जनाब सीओ अमित कुमार को ये एहसास होता है कि आखिर प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा को ये बात कैसे पता है कि जयवीर ने ट्रेन के आगे कूद के अपनी आत्महत्या कर ली। लिहाजा होता यह है कि साल 2013 दिसंबर माह में किसने किसने आत्महत्या की है रेलवे ट्रैक के आगे कूदकर, और कहां कहां आत्महत्या हुई है, जरा जांच की जाए। जब साल 2013 की जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि 7 सितंबर 2013 को जो सासनी गेट रेलवे ट्रैक है वहां पे एक युवक की लाश मिली थी। लिहाजा जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि ये लाश जो थी जयवीर की ही थी। लिहाजा अब अधिकारी एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव और सीओ अमित कुमार का शक गहरा जाता है प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा पे, और फिर बुला के उससे कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है तो देवेंद्र शर्मा टूट जाता है और वह पुलिस को कुछ हकीकत इस तरह बताता है, कुछ अपने जुर्म को कबूल इस तरह से करता है। आपको बता दें कि देवेंद्र शर्मा बताता है कि दरअसल अपनी बेटी की इज्जत बचाने के खातिर और अपनी इज्जत बचाने के खातिर मैंने अपने पत्नी के भाई विनोद कुमार से मिलकर जयवीर को मार दिया और रेलवे ट्रैक के आगे फेंक दिया था। फिलहाल इस तरह से जब हत्या का जुर्म कबूल करता है देवेंद्र शर्मा तो पूरी कहानी निकल के सामने कुछ इस तरह से आती है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2013 में जो देवेंद्र शर्मा है प्रीति का पिता, वो यूपी के जिला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क से रोजी रोटी की तलाश में चला जाता है फरीदाबाद, जहां उसे एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी मिल जाती है। जब उसे अच्छी नौकरी मिलती है तो वहीं वो रहने लगता है और कुछ समय के बाद थाना सोलंकी की जवाहरलाल कॉलोनी में एक गंजू नामक व्यक्ति के मकान में फर्स्ट फ्लोर पर देवेंद्र शर्मा एक कमरा किराए पे ले लेता है, जहां अपनी पत्नी रीना और बेटी प्रीति को भी बुला लेता है। प्रीति उस वक्त 16-17 साल की थी और वह पढ़ाई कर रही थी अलीगढ़ की ही कॉलेज में। लिहाजा होता यह है कि अब प्रीति भी चली जाती है अपने पिता के पास फरीदाबाद और थाना सोलंकी की जवाहरलाल कॉलोनी में गंजू के मकान में जो फर्स्ट फ्लोर पे कमरा किराए पे लिया गया था प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा द्वारा, उसी में माँ बेटी दोनों रहने लगती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो गंजू हैं उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी का फुफेरा भाई था जयवीर, और वो भी थाना सोलंकी की जवाहरलाल कॉलोनी में ही रहा करता था। जयवीर अपनी ममेरी बहन के घर आया जाया करता था। लिहाजा होता यह है कि आने जाने के क्रम में ही जयवीर की नज़र प्रीति पे पड़ती है। खूबसूरत और नौजवान प्रीति को देखकर जयवीर के दिल में हलचल मच जाती है, जिसके बाद जयवीर अपने उठते बैठते सोते जागते प्रीति को सोचता रहता था और उसे हासिल करने की थ्योरियां अपने दिमाग में बनाता रहता है। जब जयवीर प्रीति को देखता है तो वह अपनी ममेरी बहन के घर आना जाना और ज्यादा कर देता है, क्योंकि प्रीति उसे पूरी तरह से भा चुकी थी। लिहाजा होता यह है कि जब जयवीर एक दिन अपनी ममेरी बहन के घर आता है तो इत्तेफाक से प्रीति भी उसे उसकी ममेरी बहन के घर ही बैठी मिलती है, जिसके बाद जयवीर और प्रीति की कुछ बातचीत शुरू होती है। वैसे भी आपको बता दूं कि जयवीर पढ़ाई भी किया करता था और एक वकील के पास मुंशी का काम भी किया करता था, क्योंकि जयवीर के जो पिता थे शंकर लाल, उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद जयवीर के कंधों पे घर की जिम्मेदारी भी आ गई थी और वो इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभा भी रहा था। लिहाजा वो पढ़ाई भी कर रहा था और एक वकील के पास मुंशीगिरी का काम भी कर रहा था।
जब जयवीर को ममेरी बहन के कमरे पर प्रीति मिलती है इत्तेफाक से, तो जयवीर और प्रीति के बीच बातचीत शुरू होती है और जयवीर की बातें प्रीति को काफ़ी अच्छी लगती हैं। जिसके बाद जयवीर और प्रीति दोनों ही एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे ले लेते हैं। उसके बाद जयवीर और प्रीति के बीच बातचीत मोबाइल पे शुरू होती है और फिर धीरे धीरे ये बातचीत बहुत जल्द ही प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। जिसके बाद जयवीर और प्रीति ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं। ये लोग एक दूसरे के पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। होता यह है कि कुछ समय के बाद प्रीति की माँ रीना को भी इस प्यार की खुशबू लग जाती है। जिसके बाद माँ रीना जो है अपनी बेटी प्रीति को समझाती हैं और जयवीर से दूर रहने को कहती हैं, लेकिन प्रीति पर माँ की बातों का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वह जयवीर के प्यार में पूरी तरह से खो चुकी थी। लिहाजा होता यह है कि अब प्रीति की माँ एक दिन समझ जाती हैं। तभी प्रीति की माँ अपने पति देवेंद्र शर्मा को पूरी बात बता देती हैं। जिसके बाद देवेंद्र शर्मा गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वो सीधा मकान मालिक गंजू के पास जाता है और कहता है कि आपकी पत्नी का फुफेरा भाई जयवीर यहाँ आता है और मेरी बेटी प्रीति पे गंदी निगाहें डालता है। आप अपनी पत्नी के फुफेरे भाई जयवीर को समझाइए कि वह मेरी बेटी प्रीति से दूर रहे। लिहाजा गंजू सोचते समझते हैं और कहते हैं कि दरअसल जयवीर को घर में आने से मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि वह मेरी पत्नी का करीबी रिश्तेदार है। साफ कहने का मतलब ये था गंजू का कि आप अपनी बेटी प्रीति को रोकिए। लिहाजा होता यह है कि जब जयवीर आता आएगा अपनी ममेरी बहन के घर पर, तो अब इस बीच देवेंद्र शर्मा जयवीर पे नज़र रखते हैं और फिर जयवीर से कहते हैं कि जयवीर मेरी बेटी प्रीति से दूर रहे। लेकिन जयवीर पर देवेंद्र शर्मा की बातों का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जयवीर प्रीति के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। लिहाजा होता यह है कि इसी सबके बीच में प्रीति के एग्जाम करीब आ जाते हैं और ये एग्जाम होना थे प्रीति के यूपी के जिला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के अंतर्गत। होता यह है कि प्रीति अब निकल पड़ती है अलीगढ़ के लिए अकेली ही। उसे उसके घर वालों की तरफ से मंजूरी मिल जाती है और वो अलीगढ़ की बस पकड़ने का कह के अपने घर से निकल पड़ती है। लेकिन घर से निकलने से पहले ही प्रीति ने जयवीर को फ़ोन कॉल कर दी थी, जिसके बाद जयवीर बाइक लेके रास्ते में रोड पर प्रीति को मिल जाता है और फिर वह अपनी बाइक पे बैठालता है और प्रीति को छोड़ आता है यूपी के ज़िला अलीगढ़ तक। छोड़कर वापस चला आता है। लिहाजा प्रीति चली जाती है गांधी पार्क थाने के अंतर्गत अपने मामा विनोद और मामी के पास। वहीं ठहर जाती है और वहीं से अपने एग्ज़ाम देना शुरू कर देती है। एग्ज़ाम प्रीति दे रही थी, लेकिन इसी सबके बीच में प्रीति की जो मामी थी उनके मायके में बारात निकलती है। जिसके बाद प्रीति के मामा मामी दोनों ही बारात में चले जाते हैं। इधर प्रीति जो है घर में अकेली थी, वो फौरन ही फ़ोन कॉल करती है जयवीर के पास और जयवीर को अलीगढ़ में अपने मामा के घर बुला लेती है और जयवीर उसके मामा के घर पहुंच जाता है अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में लगने वाले विनोद कुमार के घर पर। लिहाजा वहां प्रीति जो है अकेली मिलती है और जब जयवीर घर में पहुंचता है तो प्रीति अपने प्रेमी जयवीर को देखकर एकदम खुशी से झूम उठती है और फिर भाग के जाती है, जयवीर के गले लग जाती है। यह पहली बार था कि एक घर में जयवीर और प्रीति अकेले मिल रहे थे। लिहाजा होता यह है कि जयवीर रात को भी वहीं ठहर जाता है और प्रीति के साथ सो जाता है। फिलहाल अब जयवीर ने और प्रीति ने पहली बार मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दी थी और जनाब फिजिकल रिलेशन बना लिए थे। जयवीर और प्रीति के बीच शारीरिक संबंध बन गए थे। लिहाजा होता यह है कि आपको बता दूं कि वैसे जयवीर को मिलने के बाद और फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद वापस अपने घर लौट आना चाहिए था, लेकिन जयवीर रात को भी ठहर जाता है और फिर अगले दिन भी वह ठहरा रहता है। उसे सवेरे निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो प्रीति के साथ घर में ही रहता है। होता यह है कि अगले दिन मामा मामी आ जाते हैं और जैसे ही गेट का कुंडा खटखटाते हैं तो प्रीति के चेहरे के फाख्ते उड़ जाते हैं और प्रीति दबे पैर से जाती है घबराई हुई
और खोलती है दरवाज़ा तो सामने देखती है मामा मामी को तो घबरा जाती है। उसके मामा विनोद कुमार जब अंदर आते हैं तो जयवीर को देखते हैं तो प्रीति से पूछते हैं ये कौन है और क्यों यहाँ आया है। तो प्रीति बताती है ये जयवीर है। जयवीर खुद बोलता है कि मैं जयवीर हूँ और मैं प्रीति के पास आया हूँ। लिहाजा जब विनोद कुमार को पता लगता है कि जयवीर कल का यहाँ आया हुआ है और रात को भी वो घर में प्रीति के साथ सोया था, तो फिर विनोद कुमार जयवीर को कमरे में बंद कर लेते हैं और फौरन ही अपनी पत्नी के भाई देवेंद्र शर्मा के पास फोन कॉल करते हैं। देवेंद्र शर्मा कहता है कि जयवीर को जब तक बंद करके रखना जब तक कि मैं आ ना जाऊं। लिहाजा देवेंद्र शर्मा फौरन ही फरीदाबाद से अलीगढ़ की बस पकड़ लेता है और चल देता है अलीगढ़ के लिए। इधर प्रीति जो है अपने मामा मामी के हाथ पैर जोड़ती है, विनती करती है हाथ जोड़ के कि प्लीज जयवीर को छोड़ दो, लेकिन उसके मामा मामी नहीं छोड़ते हैं। शाम होते होते आ जाते हैं प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा भी और फिर जयवीर को कमरा खोल के निकाला जाता है। लिहाजा जयवीर से जब बातचीत होती है देवेंद्र शर्मा की तो जयवीर कहता है कि मैं आपकी बेटी प्रीति से बहुत प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। लिहाजा ये बात सुनकर देवेंद्र शर्मा अपना आपा खो देता है और गुस्से में आकर बेरहमी से जयवीर की पिटाई करने लगता है। वैसे भी आपको बता दूं कि गुस्से में देवेंद्र शर्मा ने रास्ते में बस में भी शराब पी रखी थी। फिलहाल उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था और जयवीर की इस बात से भी गुस्सा आता है, जिसके बाद देवेंद्र शर्मा इस बात से पिटाई शुरू करता है किसकी, जयवीर की। और उसके बाद भी देवेंद्र शर्मा कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूं, एक बार दोबारा ऐसी गलती मत करना, चलो मैं तुम्हें बैठाल देता हूं दिल्ली वाली बस में और फिर जब फरीदाबाद आऊँगा तो तुम्हारी माँ से बात करूँगा। तो जयवीर को भी ये लगता है कि वाकई जो देवेंद्र शर्मा है प्रीति के पिता, वो मेरी माँ से बातचीत करेंगे अपनी बेटी प्रीति की शादी मेरे साथ करने के लिए। लिहाजा होता यह है कि अब देवेंद्र शर्मा अपने साले विनोद कुमार के साथ चल देते हैं जयवीर को लेकर। यह नगला मान सिंह से होते हुए आते हैं सासनी गेट रेलवे ट्रैक पर, जहां रात गहरा चुकी थी। अब ये रेलवे ट्रैक पर एक गड्ढे में धक्का दे देते हैं देवेंद्र शर्मा जयवीर को और गड्ढे में जयवीर गिर पड़ता है। उसके बाद देवेंद्र शर्मा और विनोद कुमार मिलके गला दबाते हैं जयवीर का। गला दबाने से मौके पर ही कुछ ही देर में जयवीर की मौत हो जाती है और फिर ये दोनों बैठे रहते हैं, उसका शव लिए रेल आने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी ही देर में लाइट जलती है और रेल बड़ी सी आ जाती है, जिसके बाद देवेंद्र शर्मा और इनका साला विनोद कुमार मिलके जयवीर के शव को रेल की पटरी पर रख देते हैं और रेल जब निकलती है तो जयवीर का शव कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। इससे ये एहसास होता है कि जैसे जयवीर ने अपनी आत्महत्या कर ली हो। फिलहाल ये लोग चले आते हैं। अब प्रीति जो है समझ गई थी कि या तो जयवीर के साथ होनी अनहोनी हुई है या फिर जयवीर दिल्ली पहुंच गया होगा बस में बैठकर। अगले दिन जब प्रीति जयवीर का नंबर लगाती है तो उसका नंबर बंद जाता है, तो प्रीति का शक जो है यकीन में बदलने लगता है कि जयवीर के साथ कुछ होनी अनहोनी हो चुकी है। लिहाजा होता यह है कि अब प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अगर तूने किसी से भी बताया जयवीर के बारे में तो तेरा भी यही हाल करूंगा जो जयवीर का किया है, तुझे भी रेल की पटरियों पे रख दूंगा। प्रीति डर जाती है और सहम जाती है और वो अपने पिता देवेंद्र शर्मा से वादा करती है कि वो मर जाएगी लेकिन किसी से भी इस बात को नहीं कहेगी। फिलहाल होता यह है कि अब देवेंद्र शर्मा जो हैं 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने जयवीर की हत्या कर दी थी। देवेंद्र शर्मा के पास 2 दिन के बाद मकान मालिक गंजू का फोन आता है और गंजू कहते हैं कि जयवीर की माँ आई है, जयवीर का 2 दिन से कोई पता नहीं है। तो गंजू कहते हैं देवेंद्र शर्मा से, तुम बताओ जयवीर कहाँ है, तुमने किधर कर दिया जयवीर को। तो देवेंद्र शर्मा कहते हैं घबराए हुए कि मेरी बेटी प्रीति का भी पता नहीं है, वो भी घर से गायब है, शायद जयवीर ही उसे भगा कर ले गया। इतना सुनने के बाद गंजू भी चौंक जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो कि देवेंद्र शर्मा रिपोर्ट लिखाया है कि इनका साला जो है
जयवीर वो मेरी बेटी को भगाकर ले गया है। लिहाजा होता यह है कि अब गंजू भी शांत पड़ जाते हैं और जयवीर की मां संध्या भी शांत पड़ जाती हैं। फिलहाल इसके बाद जो प्रीति के पिता हैं देवेंद्र शर्मा, वो वकील मुन्ना लाल से मिलते हैं और मुन्ना लाल से मिलने के बाद 12 दिसंबर 2013 को थाना गांधी पार्क में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सीधा सीधा आरोप लगाते हैं जयवीर पे और कहते हैं देवेंद्र शर्मा कि उनकी बेटी को भगाकर ले गया है जयवीर। लिहाजा होता यह है कि अब जांच का जिम्मा जो है एएसआई अभय कुमार को सौंपा जाता है। अभय कुमार जांच पड़ताल करते हैं लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। फिलहाल इधर जो देवेंद्र शर्मा थे वो अपनी बेटी प्रीति को भी खूब समझाते हैं और थाना गांधी पार्क में अपनी बेटी प्रीति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अब प्रीति को गायब करना भी देवेंद्र शर्मा के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो देवेंद्र शर्मा अपनी बेटी प्रीति को पहुंचा देते हैं थाना सादाबाद के जिला हाथरस के गांव करसोला में। गांव करसोला में विनोद कुमार की ससुराल थी देवेंद्र शर्मा के साले की, वहीं पहुंचा देते हैं, यानी कि प्रीति की मामी के मायके पहुंचा देते हैं और वहीं प्रीति रहने लगती है। इधर देवेंद्र शर्मा हर 15वें दिन थाना गांधी पार्क में जाते थे और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहते थे। लिहाजा पुलिस जो है जयवीर को भी ढूंढती है और प्रीति को भी ढूंढती है, लेकिन ना तो कहीं जयवीर का कोई सुराग लगता है और ना ही प्रीति का कोई सुराग लगता है। फिलहाल होता यह है कि पुलिस भी थक हार जाती है, लेकिन अब जो देवेंद्र शर्मा हैं वो करसोला से ही अपनी बेटी प्रीति के लिए रिश्ता तलाशने लगते हैं और रिश्ता अपनी बेटी का तलाश के करसोला से ही उसकी शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद प्रीति विदा होती है और अपनी ससुराल चली जाती है। लिहाजा वह ससुराल में रह रही थी और इधर देवेंद्र शर्मा हर 15वें दिन थाने में पहुंच जाते थे गांधी पार्क में और वह पुलिस से अपील करते थे कि उनकी बेटी को ढूंढ के दो, उनकी बेटी को जयवीर भगाकर ले गया है, जयवीर को भी ढूंढो और उनकी बेटी प्रीति को भी ढूंढो और उनकी बेटी ढूंढ कर दो। पुलिस जो है हर बार कोशिश करती थी लेकिन कोई सुराग नहीं लगता था, थक हार के पुलिस बैठ जाती थी। लिहाजा आपको बता दें कि अब इधर प्रीति जो थी ससुराल में गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद देवेंद्र शर्मा अपनी बेटी प्रीति से कहते हैं कि ससुराल में झगड़ा कर लो और घर भाग आओ। प्रीति फौरन ही अपने पिता के बताए तरीके पे चलती है और ससुराल में झगड़ा करती है सास ससुर से और अपने घर भाग आती है। उसके बाद देवेंद्र शर्मा अपनी बेटी प्रीति को थाना गांधी पार्क में ले जाते हैं और पुलिस के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए उनकी बेटी प्रीति का जयवीर ने ये हाल किया है कि उनकी बेटी को भगाकर ले गया और गर्भवती करके उसे भगा दिया, देखिए वो गर्भवती है। लिहाजा पुलिस जो है प्रीति की जांच पड़ताल करती है और पुलिस की निगरानी में ही प्रीति एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। लिहाजा होता यह है कि अब जनाब पुलिस की तफ्तीश भी जारी रहती है लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है। लेकिन साल 2016 में जब एसएसपी की कुर्सी राजेश पांडे संभालते हैं और जनाब इस फाइल पे जांच पड़ताल करने के ऑर्डर देते हैं तो दोस्तों थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे जो हैं वो समझ जाते हैं। जयवीर की मां संध्या से बातचीत करने के बाद वो कड़ाई से पूछताछ करते हैं प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा से ही। लिहाजा देवेंद्र शर्मा टूट जाते हैं और सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं और वह पकड़े जाते हैं। जब देवेंद्र शर्मा जुर्म कबूल करते हैं तो उसके बाद पकड़ा जाता है प्रीति और विनोद कुमार को भी और उनसे भी पूछताछ होती है। तो प्रीति और विनोद कुमार भी अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं और लंबी पूछताछ के बाद पुलिस जो है तीनों को ही अदालत में पेश करती है और वहां से जेल भेज देती है। अदालत में पीछे से पुलिस एक मोटी सी चार्जशीट लगा देती है, लिहाजा ये केस अदालत में चलने लगता है। दोस्तों यहाँ पर एक गाना जो है बिल्कुल सटीक साबित होता है। किसी गायक ने कहा है कि वक्त एक ऐसी अदालत है कि मुजरिम खुद ही अपने गुनाहों की गवाही देंगे, जिंदगी तुझको नए मोड़ पर ला ही देंगे। तो ये गाना यहाँ पर बिल्कुल सटीक साबित होता है, जैसे साल 2016 में देवेंद्र शर्मा ने खुद ही अपने गुनाहों की गवाही दी और फिर पकड़े गए कौन, देवेंद्र शर्मा, और फिर पकड़े गए विनोद कुमार और फिर पकड़ी गई देवेंद्र शर्मा की बेटी प्रीति। और इन सब पे हत्या की धारा 302 और उपधारा
1 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। फिलहाल ये मुकदमा अदालत में चल रहा है और अब इन्हें सजा मिलेगी या रिहाई मिलेगी, ये तो अदालत का फैसला बताएगा और वक्त बताएगा। फिलहाल दोस्तों, पकड़े जाने से पहले आपको जाते जाते बता दूं कि जो देवेंद्र शर्मा है वो फरीदाबाद को छोड़ के बल्लभगढ़ रहने लगा था और ये इसी दरमियान साल 2016 में पकड़ा गया। अब अदालत में ट्रायल जारी है, अदालत का क्या फैसला आएगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फायदा हुआ। तो ये कहानी नहीं, एक चेतावनी है दोस्तों। सच्ची घटनाओं की कहानियां गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, वो इसलिए लेकर आता हूं कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को हिदायत है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों को मेरा खुशामदीद।